अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। हाँ यार, तुम रेस्ट करो, बीवी मिल गई है। एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे और दूसरे हाथ से फोन पकड़े हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ फोन कान से लगाए बोला था। फोन पर दूसरी तरफ दाराम था, जबकि हयाम फ्रंट सीट पर बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसे अपना बीबी लो होता हुआ महसूस हुआ था। सीट से सर टकाए वो आंखें मूंद गई थी। अपने जिस्म पर उसके जैकेट की मौजूदगी उसे गर्म एहसास में मुब्तला कर रहे थे। सारे वाक्यों को सोचते हुए वो नींद बेहोशी के हाथ में जाने लगी थी। कल दोपहर को वो खाना खाई हुई थी और अब रात आकर उसका मेदा आंतियां सब सूख चुकी थी। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। सुबह नाश्ते को ठुकरा कर वो दिन भर भी कुछ ना खा सकी थी। लफ्ज बीवी पर हयाम के सोते हुए एहसास भी जाग गए थे। बीवी किसी और की बनना था और बन वो किसी और के गए थे। कहीं नहीं थी, बस पोल के पास बैठी थी। होटल की बैक साइड पर ही थी। वो फिर बोला, हाँ अब तुम आराम करो, हम भी आराम करेंगे। गुड नाइट। फोन बंद करके उसने गाड़ी पार्क की थी। एक बार फिर वो होटल पहुंच चुके थे। गाड़ी पार्क करने के बाद एक नजर उसने बराबर वाली सीट पर डाली थी। चलो। वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाता हुआ और कीज निकालता हुआ बोला था, लेकिन वो उठी ना थी। उसके वजूद में कोई हरकत ना हुई थी। अब क्या मुसीबत है? कितना बड़ा अजाब हो यार तुम। अब क्या हो गया है? वो गुस्से से डरा था, लेकिन अब भी कोई असर ना हुआ था। उसने उसे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाया, तब जाकर वो गुंदगी से बाहर आई थी। क्या यहीं सोना है? खुद को तो परेशान होती हो, साथ में मुझे भी परेशान रखती हो। अब चलो रूम में। वो कहता हुआ गाड़ी से उतर गया था और हयाम नम होती हुई आंखों के साथ दरवाजा बामुश्किल खोलती उतरी थी, लेकिन उसे अपने पैर पर चलना मुश्किल लग रहा था। जब वो डरते डरते बोली, आप सुने? उसकी आहिस्ता आवाज सुनकर नहीं पाया था। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। वो थोड़ा तेज आवाज निकालकर बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बोलती। तब जामिन ने मुड़कर उसको पीछे देखा था। हयाम के मुंह से उसे सोचकर सिर्फ यही लफ्ज निकला था, क्या हुआ?" वो भाग कर पीछे आया था और उसका जमीन पर बोझ होता हुआ वजूद थामा था। क्या हुआ यार, क्या हुआ? उसका चेहरा थपथपाता वो परेशान सा बोला था। क्या हुआ बीवी? वो जोर से बोला था। चक्कर आ रहे हैं, वो कामते लबू से बोलती और ठंडे पसीने ने उसके चेहरे को भिगो डाला था। बिना कोई लम्हा जाया किए उसने गोद में लिया और अंदरूनी गेट की तरफ बढ़ गया था। हयाम की अब शादी हो चुकी है। तुम्हें मैंने कहा भी था कि हाथ के हाथ करना है साबर। टैक्स पर खड़ी वो चलाने के अंदाज में बोलती। ये तुमने बहुत ही होशियारी की है, अपना रास्ता साफ कर लिया। अगर हयाम की शादी सच में हुई है तो खुदा कसम तुझे मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा और उसके हामद को भी। मुझो को सही करता हुआ एस्टे में सिगरेट जाता हुआ गुस्से से फनकारा था। मैंने होशियारी नहीं की, कल सब ठीक हो गया था, लेकिन वो लड़का न जाने कहाँ से आ गया था और फिर वो सब हो गया। मैं अपना काम कर चुकी थी। वो कौन सा काम थी? अपने ऊपर एक इल्जाम बर्दाश्त करना उसके लिए मुमकिन ना था। कहाँ है अब वो दोनों? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि हयाम की शादी हो चुकी है। पता नहीं, पता नहीं, एवं सा लड़का था, वरना कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जो पहले से यूज हो चुकी हो। वह तंत या हंसी थे। मुंह मांगी कीमत दे दूंगा, किसी तरह तलाक दिलवा दो। वह हयाम को उसके शोहर का एक हाथ का लम्स महसूस नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो शिद्दत गुस्से को कम करता हुआ लफ्ज लफ्ज चुबाकर बोला था। मैं कहाँ से करूँ ये सब? मेरी माँ ने उसकी शादी कराई है, अपना रास्ता नापो अब, घटिया इंसान। वो बदतमीजी की हर हाथ पाल करते हुए बोलती और फोन काट चुकी थी, जबकि मुकाबल एक मुक्का दीवार पर मारकर आ गया था। कमरे में लाकर उसे बेड पर लटाया और कमल खोलकर उस पर डाला था। आहिस्ता आहिस्ता उसे कामती हुई महसूस हुई थी। वजूद भी झटके खा रहा था। उसके सराहने बैठकर वो काल लगा रहा था। काल से फारग होकर उसने हयाम की तरफ निगाहें की थी। सर्दी के अवाइल दिन थे। दिसंबर के महीने में लाहौर में अच्छी खासी सर्दी थी। सूरज लट्ठे की मानो सफेद पड़ता चेहरा और छोटी सी नाक जो बेहद सर्दी से शुरू हो रही थी, जबकि उसके गुलाबी होंठ बिल्कुल सफेद से थे। झीलसी सी आंखें बंद थी। देखो, मुझसे बातें करो प्लीज, आंखें बंद नहीं करनी, ओके? उसके माथे पर से बाल हटाता हुआ दूसरे हाथ से उसका गाल थपथपाता हुआ बोला था। यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा तो कल घर चलेंगे, लेकिन प्लीज देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे मजीद परेशान नहीं करो। आंखें खोलकर रखो, बस 10 मिनट। उसके हाथ से लाता नरमी से बोलता, लेकिन वो नींद बेहोशी में जा चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर उनके बेडरूम में आया था। कुछ देर चेकअप करने के बाद वो उठ गया था। जी डॉक्टर। वो कुर्सी से उठता हुआ डॉक्टर के पास आया था। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस उन्हें किसी चीज का गहरा डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उनका बीपी शूट कर गया। जहनी कमजोरी के साथ साथ जिस्मानी कमजोरी भी है। आप खुराक का ध्यान रखें और खुश रखें। डॉक्टर को सीएफ करके वो वापस रूम में आया था। दूध का गिलास और कुछ खाना उसने ऑर्डर किया था। पैर पर उसके पास बैठता हुआ उसने उसको उठाकर बिठाया था और जबरदस्ती खाना खिलाया। खाने के बाद दवाई के साथ दूध पिलाया था और वापस उसे लटाकर कम्बल उड़ा दिया था। अब मुकम्मल वो नींद में जा चुकी थी। उसको पुरस्कून सोता हुआ देखकर वो अलमारी से अपना सीक्रेट लैपटॉप निकालता बेड के दूसरी जन्म आ गया था।
ईमेल्स चेक करने के बाद उसे मालूम हुआ कि उसे कल से ही जॉब ज्वाइन करनी है। शिट, एक लफ्ज उसके मुंह से निकला था। रेड मार्किंग वाली तस्वीर उसने एक बार फिर खोली थी और इन लोगों के चेहरों के नक्श गौर से तवज्जो फरमाए थे। चेहरों पर गौर करने के बाद उसने एक बार हयाम के चेहरे को गौर से देखा था, जैसे उसके नए नक्श हिफ्स कर रहा हो। बहरहाल कुछ डाटा सेव करके वो लैपटॉप बंद कर चुका था और खुद भी नींद की आमद से लेट गया था। ये लड़की मेरे साथ घूमती थी, जाने मन बताओ ना क्यों तुम इतनी सी बात पर उसे शादी कर रही हो। देखो, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मत करो उसे शादी। जान हो ना मैं तुम्हारी, सारा दिन हम मिलकर अपना मुश्किल प्लान करते थे। कॉलेज की बात तुम मेरे साथ आती थी। बरहान, नहीं नहीं बहरान, ये झूठ कह रहा है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। मारिया, तुम बताओ ना बरहान को। चाची, मुझे सच में नहीं पता। फूफो, आपको तो यकीन है ना? वो रोते हुए सबसे अपनी सच्चाई की भीख मांग रही थी। जो कुछ देख लिया ना उसके बाद कोई तुम्हें अपने घर भी ना रखे, क्यों इज्जत उछालने निकली थी? ये उसकी चच्ची की काटदार आवाज थी। दफा हो जाओ उसके साथ ही। उसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए बोली थी, चलो जान, हम बहुत ही खुश रहेंगे। उसका हाथ पकड़कर हाथ से बाहर लेकर गया था। सब तमाशा देख रहे थे। उसने हाई रूफ में फेंकने के अंदाज में बिठाया, उसके साथ ही बैठ गया था, जबकि ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आंख बचाकर वो उसके आंसू से भीगा हुआ चेहरा थामते हुए उसके गाल पर झुका था। वो हयाम के नशे को लगा था। वो हयाम को नशे में लगा था। कमीने इंसान, छोड़ो। वो नींद में हाथ इधर उधर मारती हुई लेट से उठ बैठी थी। वो इतनी जोर से होशावास से बेगाना चलाई थी कि जामिन हड़बड़ा कर उठा था। लाइट ऑन करते हुए उठ बैठा था। जरा देर पहले तो उसकी आंख लगी थी। अपने बराबर में बैठे वजूद को उसने देखा था जो रोने में मसरूफ थी। क्या बीवी, क्या हुआ है अब? जामिन को वाकई उसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ था। शायद कोई हवाब देख लिया था। मैं किसी को नहीं जानती थी, वो खुद आया था। अभी भी वो ही आया था, मेरे पास था वो। मुझे अपनी गाड़ी में डाला था। वो जामिन की आवाज़ पर मस्कीन नजर से उसकी तरफ देखती हुई हिचकियों से रोती हुई वक्फे वक्फे से बोल रही थी। हिचकियों की जट में उसका पूरा वजूद झटके खा रहा था। काली सी आंखें आंसू से लबालब थी। कोई नहीं था बीवी, कोई नहीं था। सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और तीसरा कोई नहीं होगा अब। चुप हो जाओ। उसके गदास गुलाबी लबों पर अपना अंगूठा डालता हुआ बोला था। किस तरह से चुप करवाना था? उसकी हालत देखकर जामिन फिक्रमंद हुआ था। न जाने उसके लहजे में प्यार कहाँ से उमड़ आया था। वो था, मुझे ले गया था। वो फिर रूहान सी हुई थी। देखो, तुम मेरे पास हो, कोई तुम्हें नहीं लेकर गया था। जामिन ने पहले फुर्सत में उसके गिर्द बाजू हाल करके उसे एहसास लाया कि उसके पास है। वो वो मेरे यहाँ वो उंगली अपने गाल पर रखते हुए अटक अटक कर बोली थी। क्या? जामिन को समझ न आया था। वो यहाँ पर झुका था। वो और जोर से रोने लगी थी। ये एहसास उसके लिए बहुत ही गौमना था। जामिन जो हैरत का झटका लगा था। आर यू क्रेजी? उसे शदीद गुस्से में आड़ गिरा था। उसके गाल पर हाथ रखता हुआ बोला था जहाँ अभी हयाम ने इशारा किया था। क्या मुझ पर यकीन है आपको? मेरी कोई यकीन है ना? यकीन? वो इसका चेहरे से हटाती हुई उसकी आंखों में देती तमन्ना आरजू से बोलते है यकीन। उसको खामोश देख कर वो दोबारा बोले, थोड़ा सा। जामिन बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। समझ ना आया कि क्या बोले। हयाम ने बिना कोई लम्हा जाया किए बगैर उसके बाजू के हल्के को तोड़ा था और कमल हटाकर बेड से उतर गए थे। क्यों की थी मुझसे शादी? मैं तो हूं ही बदकिरदार, करेक्टर लेसू ना। उस पर चिल्लाई थी जैसे उसकी गलती हो। जामिन भी बेड से उतरकर उसका सामने आया था। उसे अब वाकई ही उसके हाथ पर शक हुआ था। क्या वो पागल है? सबसे रिलेशन था मेरा, हर रात किसी नए लड़के के साथ। अभी वो कुछ बोलती कि जामिन का हाथ उठा था और वो हवा में ही रह गया था। खामोश। वो सिर आंखों से उसे देता हुआ शेख की तरह उस पर डरा था। अगर तुम्हारा एक लफ्ज भी मेरे कान तक पहुंचा तो बाय गॉड अपने हाथों से मैं। वो कमाल जब से कहते कहते रुका था। सोती नजर आओ विद इन 2 मिनट्स। बाजू से पकड़कर बार बार धकेलता हुआ वो दृष्ट लहजे में बोला था और हयाम को उसके हाथ की उंगलियां अपने बाजू में गड़ती हुई महसूस हुई थी। कमर में घुसकर वो 2 मिनट के अंदर अंदर सोने की कोशिश करने लगे थे। वो कॉलेज के गेट से निकलते हुए इधर उधर नजर दौड़ाती हुई पढ़ान को ढूंढने में लगी हुई थी। जब उसे अपनी पूछ पर किसी के लम्स का एहसास हुआ था, उसे ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने उसको छुआ हो। बुरहान। उसके जहन में ही ये नाम आया था क्योंकि बाज दफा फरहान ही उसे पिक कर लेता था, लेकिन उसको नजर नहीं आया था। जाने मन पीछे से आवाज आई थी। हयान ने घबराकर एकदम पीछे देखा था। दोपहर का वक्त था, लोग बहुत ही कम थे। बुरहान को ढूंढते ढूंढते वो काफी दूर आ गई थी। उसे अब एहसास हुआ था कि वो कॉलेज से काफी दूर आ गई है। कौन हो तुम? कौन हो? वो चेहरे का तासरा ठीक करती दिल की धड़कनों को संभालती हुई अटक अटक कर बोल थी। कैसी हो तुम? तुम्हें मालूम है हयाम जान, रात को मैंने तुम्हें हवा में देखा कि। वह इस्तज़ाई अंदाज में कहता हुआ रुका था। रुक कर हयाम के चेहरे के तासरात भी तो देखने थे।
کہ تم اور میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوٹل کے روم میں بیٹھے لنچ کر رہے ہیں۔ وہ آہر میں زور سے ہنسا تھا جیسے اس کا مذاق بنا رہا۔ حیام کے پاس سننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ وہ ویسے ہی ڈرپوک نیچر کی لڑکی تھی، ذرا سی ڈانٹ پر بھی سہم کر آ جاتی تھی، اور اب اکیلے اس طرح اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ آؤ جانے من، چلو نا، ہوا بھی تو پورا کرنا ہے۔ وہ زبردستی اس کا محملی نازک کلائی پکڑتا ہوا بولا تھا۔ حیام اس کے گندے لمس سے کام کر آئے گئے تھی۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی چیخ نکلی تھی، آنسو بہانا شروع ہو گئے تھے۔ چھوڑو امی، امی۔ اس درد میں اس کے منہ سے یہی لفظ ادا ہوئے تھے، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے ماں باپ تو بہت پہلے ہی مٹی میں جا سوئے تھے۔ چھوڑو، اب وہ بھرپور آواز میں چلائی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کلائی میں اپنے بڑے ناخن، جو کہ ہمیشہ سے بہت ہی نکیلے اور بڑے ہوا کرتے تھے، وہ گاڑ دیے تھے۔ یکدم اس کی کلائی آزاد ہوئی تھی۔ مکمل درد سے حیام کو گولی سے نوازا تھا۔ کلائی آزاد ہونے کی دیر تھی کہ وہ الٹے قدم بھاگی تھی، اور اس قدر تیز بھاگی تھی اور بامشکل کالج دوبارہ پہنچی تھی، اور وہاں پر ویٹنگ لائن میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ معمول سے زیادہ چل رہی تھی، آنسو متواتر تیزی سے بہ رہے تھے۔ چھوٹی سی ستون ناک اور بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں سڑی سے گائل ہو گئے تھے۔ اس طرح کا وہ کچھ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ کیا کرتی پھرتی ہو تم وہاں؟ کتنا لیٹ آئی ہو؟ وقت دیکھا ہے؟ 3 بجے تو ماریا یونیورسٹی سے واپس آ جاتی ہے، تمہارا کالج 2 بجے بند ہو جاتا ہے۔ کہاں گئی تھی تم؟ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تھی ویسے ہی انیلا بیگم اس پر برس پڑتی۔ چچی، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، تبھی دیر ہو گئی۔ وہ آنسو کا گلا گھونٹتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی تھی۔ جاؤ کپڑے بدل کے رات کے کھانے کی خبر رکھو، تمہاری ساس آئے گی رات کو، بددلی سے کہتی وہ کمرے میں گھس گئی تھی، اور حیام اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے تک لے کر گئی تھی۔ بہرحال اسے آج بہت ہی برا لگا تھا۔ شام کے 7 بجے وہ کچن میں کھڑی بریانی کو دم دے رہی تھی۔ ساری تیاری کھانے کی اس نے ہی کی تھی۔ بوا سے وہ ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی تھکاوٹ کا کام نہیں کرواتی تھی۔ بریانی، فش، چائنیز رائس، چکن ٹکا اور ساتھ میں کیک اس نے بیک کیا تھا، جبکہ سلاد، رائتا اور فروٹ سیلیڈ اس نے بوا سے بنوائی تھی۔ یار کیا ہے حیام، نہ جانے کیوں کچن میں گھسی رہتی ہے۔ اب دیکھو تم آئے ہو، اسے چاہیے اپنے منگیتر کو ٹائم دے، اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کرے، اس کا حال احوال پوچھے۔ بس ماسی بننے کا شوق ہے۔ جب سے تم اور پپو آئے ہو نا، سلام کا کے کچن میں گھسی ہوئی ہے، جبکہ بوا ہے سارے کام کرنے کے لیے۔ ماریا ٹانگے ٹیبل پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھی اچھی خاصی ایکٹنگ کرتے موسمیت سے بولتی۔ بلو جینس اور وائٹ ٹی شرٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ جتنی پیاری وہ تھی، کاش اس کا دل بھی اتنا پیارا ہوتا۔ جسٹ شٹ اپ کزن، وہ میرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں۔ شاید کوکنگ بھی اس نے میرے لیے ہی سیکھی ہے۔ برہان کو کے باتوں پر غصہ آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ برہان کو دیکھو تم یہاں، تمہارا مطلب جو بھی ہو، مجھے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کافی لے کر آؤ میرے لیے۔ وہ موبائل کا اسکرین لاک کھولتا ہوا برہم ہوا تھا۔ ماریا اس کے لہجے کی کڑواہٹ دیکھ کر غصے میں آئے تھے۔ جلن کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑتی، وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی اور کچن کی طرف بڑھے تھے۔ کیوں ناراض ہیں اب؟ تمہارے نظر انداز کرنا مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے۔ تم شام سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو جائے۔ اس کے بیڈ روم کے گیٹ پر کھڑا وہ پشمان سا بولا تھا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بلیک جینس پر ریڈ شرٹ پہنے وہ ہینڈسم لگ رہا تھا، اور ریڈ شرٹ میں اس کی سفید رنگت مزید نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ خوبصورت نقوش پر ہلکی بیئرڈ، بلا شبہ وہ بہت ہی حسین تھا، بالکل پرنس چارمنگ۔ اس کی کالی سی آنکھوں میں ہر وقت حیام کی جھلک نظر آتی تھی۔ جواباً وہ چپ رہی تھی، بیڈ پر بیٹھی وہ کتاب پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ ایک نظر بھی اس نے اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ معلوم تھا کہ اس کی لو دیتی نظروں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حیا، کیا ہوا ہے یار؟ تمہیں میں پریشان نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ آستین میں فولڈ کرتا ہوا آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ حیام کی نظریں اس کے سفید بڑے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کلائی پر گئی تھی، جہاں پر برینڈڈ واچ تھی۔ کلائی سے ہوتی ہوئی بازو اور بازو سے گردن اور پھر چہرے پر گئے تھے، جہاں اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ حیام نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر نظریں نیچے جھکا لی تھی۔ دوپہر میں ایک میٹنگ میں پھنس گیا تھا، قسم سے میں ایک دم بھول گیا، تبھی میں لینے نہیں آ سکا۔ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم آؤ گے کہ نہ آؤ، وہ اپنا ہاتھ چھپاتی ہوئی بولتی۔ ایک اسی پر سے مان تھا، وہ بھی اسے بھول گیا تھا۔ اس طرح نہیں نا، نظریں اٹھا کر کہو تو مجھے بھی معلوم ہو کہ تمہیں فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ اسے بہت ہی برا لگا تھا جس طرح حیام نے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا، لیکن وہ نرم طبیعت کا مالک تھا، چپ کر گیا تھا۔ پتا تھا کہ غلطی اس کی اپنی ہے۔ ہاں تو تمہیں معلوم بھی ہے نا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، تمہاری وجہ سے اگر آج وہ، اس کی آنکھوں سے آنسو اچانک بہہ نکلے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس واقعے کو دوبارہ۔ کیا بولو حیا، کیا؟ برہان چونکا تھا، اس کے آنسو ہمیشہ کی طرح برہان کو تکلیف دیتے تھے۔ اگر تم نہیں آتے تو میں کیسی آتی؟
सामिया को भी मैंने तुम्हारी वजह से भेज दिया कि बढ़ाने आना है, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मुझे अकेले आना पड़ा। तुम्हें पता है ना, अकेले मैं नहीं आ सकती। वो महारत से बात को बदल गई थी। अब कभी ऐसा नहीं होगा और खुद तुम्हारे लिए ड्राइवर रखता हूँ, वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करेगा। तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी। वो अपनी गलती पर भरपूर शर्मिंदा था और हयाम को दुख देने का वो सोच भी ना सकता था। एक सोडी से ही हयाम मान गए थे। सुबह के वक्त उसने फिर से एक बार उसे नाश्ते की ऑफर की थी। इस बार हयाम मना करने के बजाय खामोशी से उसके साथ आकर बैठ गए थे। वो दोनों इस वक्त बेड पर एक दूसरे के मुकाबले बैठने नाश्ता करने लगे हुए थे। सामने ने ब्रेड के पीस और हाफ बॉइल एग उसको दिया था और खुद पराठा आमलेट से खाना लग गया था। हयाम छोटे छोटे लुकमे तोड़ते हुए आराम से खा रही थी। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? एक नजर उठाकर उससे पूछा। लाइट पिंक सादा से जोड़े में वो खिला हुआ गुलाब लग रही थी, जबकि सूरज दुपट्टा सापा जमाए वो अपनी पूरी खूबसूरती से उसके दिल में उतरने के लिए काफी थी। जामिन का हाथ अगला लुकमा बनाते बनाते रुका था। इतना भरपूर सरापा, इतना हसीन रूप, सब परफेक्शन। वो चौंका सा था। इंटर। वो नाश्ते में मसरूफ बिना उसकी तरफ देखे बोलती। अगर उसकी तरफ देख लेती तो यकीनन स्टैचू बन जाती। जामिन जिन नजरों से उसको देख रहा था, इन नजरों की चमक हयाम के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। व्हाट? ये जरा से इंटर इंटर उसे हैरत के शदीद झटके लगे थे। उसका हाथ वाकई अब नाश्ते से उठ चुका था। हयाम सही तरह से नजरअंदाज करती खाना खाती। कोई जवाब नहीं दिया था। अब किस फैकल्टी में एंटर किया है और कब किया? मुझे नाश्ता करने दे प्लीज। उसे गुस्सा आया था। 2 दिन बाद अब वो खाना खाती और ब्रेड के पीस छोड़कर उसे जामिन का बचा हुआ पराठा उठा लिया था और उस पर मक्खन लगाकर चाय से खाने में मसरूफ हो गए थे। जामिन उसकी इस हरकत पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराया था। उसके स्पार्चे पर मुस्कुराहट उभरे थे। तुम्हें मालूम भी है मैंने CSS किया हुआ है और मेरी बीवी इतना कम पढ़ी लिखी नहीं हो सकती। उसका आइडियल एक हसीना से लेकिन वेल एजुकेटेड लड़की का जरूर था। उसे अपने सपने टूटते हुए महसूस हुए थे। मुझे डिस्टर्ब ना करें आप। वह खूनवार नजर से घूरने लगी थी। उसे सामिया की कुछ सिखाई हुई बातें रात को जामिन की अच्छी खासी डांट सुनने के बाद उसे याद आई थी। तभी वो मजे से बोल रही थी बिना उसे डरे। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा नाम क्या है? कितना awkward फील होता है ना मुझे जब तुम्हारा नाम मेरे ज़हन में नहीं आता। न जाने क्या नाम था। हया राइट? इसम बोला था जैसे उसके बीच बहुत ही बेतकल्फी हो। हयाम आबिद। वो जूस का गिलास लब्बों से लगाती हुई बोलती। नो आप, तुम्हारा नाम हयाम जामिन अदील हमदानी है। ओके। जब जामिन ने तस्दीक की तो हयाम के मुंह से जूस का गिलास हटा था। एकदम उसे फंदा सा लगा था। रात को क्यों बाहर गई थी? अगर कुछ हो जाता तुम्हारे साथ। वो बुरी तरह से बदगुमान हुआ था। रात को हयाम को उसकी हरकत से उसे तकलीफ पहुंचाई थी। अगर कुछ हो भी जाता तो आपको किसी के सामने कौन सा जवाबदेह होना पड़ता? मेरी कौन सी फैमिली, माँ बाप है जो अपनी बेटी के बारे में पूछते? दुख बड़े लहजे से वो बोलती। लिसन हयाम, तुम्हारी फैमिली हो या ना हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, इट्स ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स हैं और वो अब तुम्हारे भी हैं। और रही जवाबदेह होने की बात, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब देगा तो तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। वो उसका एहसास करता हुआ लहजे में मिठास पढ़कर उसे समझाता हुआ बोला था। हयाम ने अपने हमसफर को देखा था जो इतनी आसानी से उसे बोल गया था। क्या वो सच में उसका मुहाफिज था जो उसकी हिफाजत करता? क्या वो सच में उसका अपना था, उसकी फैमिली था? जी, वह मुतसर सा बोली। और मैं इस वक्त ना पहुंचता तो जानती भी नहीं हूँ कि क्या गलत हो जाता। केयरफुल ओके। उसका लहजा कल के बड़क धीमा था, मोहब्बत लौटाता था। मैं जानती हूँ क्या होता मेरे साथ है, पहले भी बहुत दफा हो चुका है। अच्छा है ना आप भी आजाद हो जाते। 2 दिन पहले जो आपने किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। वो नाश्ता खत्म कर चुकी थी। बेड से उठते भी वो बेरूही से बोलते। उसके उठने से पहले जामिन उसकी कलाई पकड़ी थी और उसे कहता हुआ अपना बैलेंस वो बरकरार ना रख सकी थी। यकदम अचानक अवतार से उसके बिल्कुल सीने से आ टकराई थी। उसके बाजू एकदम जामिन के गर्दन के गिर्द जम गए थे। मैंने कल रात क्या कहा था तुम्हें? वो उसका कमर से पकड़ता हुआ सख्त लहजे में बोलता। उसका मूड एकदम बिगड़ गया था। उसकी गिफ्ट अच्छी खासी मजबूत थी। हयाम के साथ गिफ्ट से घबराई थी। उसके एकदम से इतने की जाकर वो पजल हुई थी। उसकी आंखें शर्म से झुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस समय गर्दिश करता हुआ सारा खून निचोड़ कर उसके चेहरे पर आ सिमटा था। उसकी आवारा लिट्टे सामने के चेहरे को मिस कर थी। उसका वजूद कपाने लगा था। उसकी गिफ्ट में मचलती वह हसार तोड़ने को थी, लेकिन ऐसा सिर्फ वो सोच सकती थी। क्या कहा था कल रात में? वो दृष्ट लहजे में दार था। उसकी दार सुनकर उसकी नीची हुई आंखें मजीद जोर से बंद हो गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदे आ चमके थे। डर सहम कर वो कुछ बोल ना सकी थी। लफ्ज मुंह में ही रह गए थे। अपनी पोजीशन का सोच कर ही वो अंदर ही अंदर खत्म होती। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गए थे।